नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। भीषण भूकंप से दहला अफगानिस्तान और पाकिस्तान में 150 से ज्यादा की मौत की खबर, सैकड़ों घायल, रिक्टर पैमाने पर 7.7 की तीव्रता। मन की बात में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, महागठबंधन ने चुनाव आयोग ने की प्रधानमंत्री की शिकायत, बीजेपी का आरोपों से इनकार। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने की पुष्टि, इसी हफ्ते लाया जाएगा भारत। पंद्रह साल बाद देश लौटी गीता, परिवार को पहचानने से इनकार, पाकिस्तान ने की अपने कैदियों से बेहतर सलूक की मांग। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन का आगाज, सहयोग बढ़ाने के मसौदे के लिए विदेश सचिवों की मुलाकात, गुरुवार को होगा मुख्य सम्मेलन। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आज भयंकर भूकंप से इलाका थर्रा गया। इसके असर से दोनों देशों में कम से कम 150 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि सैकड़ों लोग घायल बताए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों को मदद का ऐलान किया है। सोमवार दोपहर आए भूकंप के झटके इतने तेज थे कि पेशावर में लोग अपना घर दफ्तर छोड़ सड़कों पर निकल आए। 7.7 की तीव्रता वाले भूकंप के झटकों से धरती हिलती रही और इमारतों में दरार पड़ती रही। अफगानिस्तान में आए इस भूकंप से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद समेत कराची, लाहौर, रावलपिंडी, क्वेटा और कोहाट में भी तेज झटके महसूस किए गए। ये काफ़ी शदीद किस्म का झटका था और हम जैसे ही जो स्टूडेंट्स थे हमने उनको कहा कि आप लोग जल्दी से बाहर निकलें, तो सब लोग बाहर निकलना शुरू हुए। तो इस चीखों पुकार में हम जब नीचे उतरे हैं तो ये 1-1.5 मिनट तकरीबन रहा है। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 250 किलोमीटर दूर हिंदुकुश में था। इससे पूरे देश में भारी जानमाल के नुकसान की खबरें आ रही हैं। तखर प्रांत में तो एक स्कूल में भगदड़ में 12 लड़कियों की मौत हो गई। अफगानिस्तान पाकिस्तान में कई घंटों के लिए संचार सेवाएं ठप पड़ गईं। मैं गाड़ी में बैठा था, ठीक है, मैंने जब देखा एम्बुलेंस ऐसे ऐसे रही है, मैं इसके पीछे बैक साइड पे गया। मैं कहा शायद कोई लड़का छेड़छाड़ कर रहा है, तो पीछे देखा कोई लड़का नहीं है। तो पार मैंने सामने कोठी की तरफ देखा तो वो बिल्कुल तलतरा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकट की इस घड़ी में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को हर संभव मदद देने का ऐलान किया है। उन्होंने तबाही का तुरंत आकलन कर राहत सामग्री तैयार रखने का निर्देश दिया है। इस साल अप्रैल में नेपाल में तेज भूकंप आया था, जिसमें करीब 9,000 लोग मारे गए थे, जबकि 9 लाख घरों को नुकसान पहुंचा था। साल 2005 में भी पाकिस्तान में भयंकर भूकंप में करीब 75,000 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उत्तर भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और दूसरे राज्यों में लोग कुछ देर तक दहशत में रहे। हालांकि कहीं से भी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। सोमवार दोपहर जब लोग काम में मशगूल थे तो तेज झटकों ने उन्हें घरों और ऑफिस से भागने पर मजबूर कर दिया। 7.7 की तीव्रता वाले भूकंप का सबसे ज्यादा असर जम्मू कश्मीर में दिखा। सोपोर में बंकर गिरने से सेना के 2 जवान घायल हो गए। वहीं दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में भी झटके महसूस किए गए। पूरा यहाँ एक टावर है वो भी हिल रहा था, कारें हिल रही थी, हमारा नीचे से वो रोड जमीन हिल रही थी, तो बहुत दहशत सा लग रहा था। पूरी गाड़ी हिल रही थी जैसे कोई सांड टक्कर मार रहा है। यानी मैंने बाहर देखा तो फिर वापसी गया, फिर भी वही यानी 5-4 मिनट पूरा भूकंप का हो रहा है जी प्रभाव। टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने से भूकंप आता है। इसकी वजह इंडियन और यूरेशियन प्लेटों का टकराना है। मौसम विभाग के मुताबिक ये भूकंप और भी खतरनाक हो सकता था। ये मेजर अर्थक्वेक है, ये खतरनाक हो जाता यदि इसकी डेप्थ जो है करीब 20-25 किलोमीटर होता तब, लेकिन ये डेप्थ काफ़ी नीचे है, ये करीब 200 किलोमीटर नीचे है, प्लेट के नीचे है। इसलिए आते आते उसकी एनर्जी बहुत से कंज्यूम हो जाती है, इसलिए उसका इम्पैक्ट जो है शेकिंग का वो उतना नहीं होगा जितना कि शैलो डेप्थ के लिए होता है। अप्रैल में नेपाल में आए भूकंप के वक्त भी देश में जानमाल का खासा नुकसान हुआ था। उत्तर भारत में आए तेज भूकंप के झटकों का केंद्र हिंदुकुश था, लेकिन इससे राजधानी दिल्ली समेत देश के कई इलाके थम गए। भूकंप की तीव्रता ने देश में इससे निपटने की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल लोगों को आफ्टर शॉक से एहतियात बरतने की जरूरत है। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।
महागठबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। जेडीयू और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की है। महागठबंधन के नेताओं को बिहार चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निचले स्तर की नौकरियों में इंटरव्यू खत्म करने के ऐलान पर एतराज है। निर्वाचन आयोग को सौंपे ज्ञापन में महागठबंधन ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। महागठबंधन ने एक बार फिर मन की बात कार्यक्रम को लेकर आपत्ति जताई है। दरअसल मन की बात कार्यक्रम में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निचले स्तर के गैर राजपत्रित पदों से इंटरव्यू खत्म करने का ऐलान किया। महागठबंधन के नेता इसे आचार संहिता का उल्लंघन करार दे रहे हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी, वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी और कांग्रेस के केसी मित्तल ने सोमवार को चुनाव आयोग में इसकी शिकायत दर्ज कराई। जो पांचों की पांचों शर्तें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की प्रधानमंत्री जी ने वायलेट की हैं, तो प्रधानमंत्री नहीं लेकिन श्री नरेंद्र मोदी मुख्य प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। महागठबंधन का आरोप है कि छोटी नौकरियों में इंटरव्यू खत्म करने के अलावा कई ऐसे ऐलान हैं जो सिर्फ चुनाव के मद्देनजर किए गए हैं, लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति नहीं ली गई। राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर चुनाव में सरकारी मशीनरी का बेजा फायदा उठाने का आरोप लगाया। Gross misuse of official machinery, the permission to Shri Narendra Modi to utilize the medium of All India Radio was given by the Election Commission on the condition that there will be no inducement of the voters. बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी महागठबंधन के नेताओं ने मन की बात कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। जहां एक तरफ नेताओं की तीखी बयानबाजी लगातार सुर्खियां बटोर रही है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग में भी एक दूसरे के खिलाफ शिकायतों में लगातार इजाफा हो रहा है। कैमरामैन अरविंद के साथ विपिन चौहान, दिल्ली, राज्यसभा टीवी। उधर केंद्र सरकार ने महागठबंधन के आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों को खारिज कर दिया है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि निचले स्तर की नौकरियों में इंटरव्यू खत्म करने की विभागीय प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी। इंटरव्यूज के विषय को लेकर के जो घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुई थी, वो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के उनके संबोधन में हुई थी। तो ये कोई घोषणा नई नहीं है। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि उनकी घोषणा के तुरंत उपरांत डीओपीटी ने फौरन प्रक्रिया आरंभ कर दी और उसके 10-15 दिन के भीतर ही सारे मंत्रालयों से, सारे विभागों से, प्रदेश सरकारों से संपर्क कर दिया गया। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर द टेलीग्राफ से जेपी यादव जी हैं। जेपी यादव जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके से पूरा ये मसला है, और मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात और उसके बाद महागठबंधन के जो आरोप है, क्या वाकई इतना बड़ा मसला आपको दिख रहा है बिहार की राजनीति में कि इसे लेकर अब चुनाव आयोग या फिर आचार संहिता के मसले पर एफआईआर की बात कर रही है जेडीयू? मसला हर चीज को यहाँ बनाया जा रहा है। ये इलेक्शन इतना तीखा इलेक्शन हो चुका है, लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और स्तर इतना गिर गया है इस चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का कि लोग कुछ भी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और चाह रहे हैं कि इससे हमको वोटिंग में कुछ फायदा मिले। एक दूसरे पर बाजी मारने के लिए कोई भी मुद्दा मिलता है लोग झपट लेते हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री भी, एक तांत्रिक वाली जो बात हुई, प्रधानमंत्री भी उसको बोल रहे थे और इधर से लालू भी उसी तरह अटैक कर रहे हैं। ऑफेंस, टोटल ऑफेंस का अटैक चल रहा है, तो कोई भी मुद्दा ये करके इसको बना रहे हैं। क्या कुछ जानकार ये भी कहते हैं जेपी यादव साहब कि बिहार में नौकरी पाना एक बड़े स्वप्न की तरह है, और ऐसे में इस पूरे मसले पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रुप बी जो नॉन गस्टेड है और सी और डी कैटेगरी में इंटरव्यू खत्म करने की बात कही है, यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है और शायद उसके चलते विपक्ष जो है इस पूरे मसले पर मैं कहूँ कि ढिलाई बरतने के मूड में नहीं दिखता है। जी जी जी, ग्रुप डी और ये जो निचले दर्जे के नौकरियों में बिहार जैसे बैकवर्ड स्टेट के बहुत परीक्षार्थी होते हैं और आकांक्षा होती है उनको ये नौकरी पाने की।
तो ये महागठबंधन को ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने चुनाव के ऐन वक्त, चुनाव के बीच में ऐसा ऐलान करके एक वोटरों को लुभाने की कोशिश की है और नेचुरली वो इसी चलते वो जाके चुनाव आयोग में ये कर रहे हैं। ये एक इम्पैक्ट तो डालता ही है, हर चीज छोटा छोटा इस इलेक्शन में एक एक लोग छोटे छोटे मुद्दे को लेकर एक एक वोट जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो महागठबंधन को नेचुरली लगता है और बीजेपी को भी लगता होगा कि शायद इससे हमको कुछ फायदा मिले, प्रधानमंत्री ने जो बोला था। लेकिन आपने देखा होगा चुनाव आयोग ने पहले ही एक निर्णय दे दिया था कि मन की बात पर कोई रोक नहीं लगेगी और वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। तो अब इस पर्टिकुलर मुद्दे पे चुनाव आयोग क्या करती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ऐसे ऑन द होल मन की बात पर तो उसने सफाई दे दी है। जी, और क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से पूरे मामले को पक्ष उठा रहे हैं, यानी कि महागठबंधन के नेता ऐसे उठाएंगे, उतना ही शायद इसका फायदा बीजेपी गठबंधन को मिल सकता है, क्योंकि शायद प्रचार जो चाहिए इस पूरे, मैं कहूँ कि इस बयान को लेकर वो सारा काम अगर विवाद बढ़ता है तो कर देगा। जी, अब कोई ये बोलना बड़ा, देखिए मैं बिहार अभी घूम रहा हूँ, ये सब जो बहुत सारे हम लोग दिल्ली में बैठ के ये बीफ वाला मसला हो, चाहे उधर ये लेटेस्ट ये नौकरी वाला मुद्दा हो, चाहे इवन आरक्षण का मुद्दा कुछ हद तक काम कर रहा है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे जो हम लोग दिल्ली में बैठ के सोच रहे हैं कि वो बहुत काम कर रहा होगा, इससे इनको फायदा हो जाएगा, मुझे लगता नहीं है ग्राउंड पे घूमने पर कि वो सब फायदा कर रहा है। कुछ वो चर्चा भी कर रही है वोटर दूसरे चीजों में लगी हुई है, वो देख रही है कि कौन बिहार के लिए अच्छा होगा, कौन खराब होगा, कौन हमारा हित कर सकता है, कौन कितना किया नहीं किया, किसको किस चीज की सजा देनी है, किसको वोट देना है नहीं देना है, वो अपने लोकल इश्यूज के हिसाब से, बिहार के हिसाब से सोच रहे हैं। बहुत लोग जो नेता ये सोच रहे हैं कि हम ये पासा फेंक देंगे, वो कर लेंगे, वो सब कुछ वोटर के बीच डिस्कशन का मुद्दा है नहीं। बहुत लोकल इश्यूज हैं, बहुत आम बुनियादी इश्यूज हैं उनके सामने। यानी जेपी यादव साहब, अगर आखिरी सवाल के तौर पर मैं कहूँ कि जो ऊपर से दिख रहा है या फिर जो दिखाने की कोशिश हो रही है कि वो मुद्दे जिन पर शायद जनता वोट करने जा रही है या फिर पार्टी जिनको उठाकर वोट हथियाने की फिराक में है, असल में जनता मुद्दों से बहुत दूर और दूसरे मुद्दों के साथ अपने मत को लेकर खड़ी होती नजर आती है। जी जी बिल्कुल, यहाँ सड़क, बिजली, पानी, पढ़ाई लिखाई, रोड, हमारे लिए सुविधा, नौकरियों में और नौकरी कैसे मिले, हमारा बिहार कैसे समृद्ध बने, ये सब इश्यूज हैं जो बेसिक एक आम इंसान को चाहिए, गांव में बसे इंसान को चाहिए। वो ये कि आरक्षण मिलेगा कि नौकरी मिलेगी, कि बीफ खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, किसको क्या खाना चाहिए, ये आप जाइए गांव में उनसे पूछिए, तब लगता है कि हाँ ये नहीं ये कोई इशू नहीं है। हम तो ये सोच ही नहीं रहे हैं, हम तो ये सोच रहे हैं कि यह क्या हुआ नहीं हुआ। तो बहुत सारा मुद्दा जो पॉलिटिकल पार्टीज जी, यानी कि पॉलिटिकल वो भी सोचते हैं कि हम उठा के जीत जाएंगे, ये होता नहीं है। एक भ्रम है और शायद भ्रम जब टूटेगा जब नतीजे सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया जेपी यादव जी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। तो छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन का आगाज, 54 देश ले रहे हिस्सा, आर्थिक विकास में बढ़ेगी साझेदारी। देखिए पहली खबर, भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन का आगाज रात 8 बजे। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन की आज से शुरुआत हो गई। पहले दिन भारत अफ्रीका सचिव स्तर की बातचीत हुई, जिसमें भारत और अफ्रीका के बीच सहयोग बढ़ाने का खाका तैयार किया गया। इसे मंगलवार को विदेश मंत्री स्तर की बैठक के बाद मंजूर किया जाएगा। मुख्य शिखर सम्मेलन 29 अक्टूबर को होगा, जिसमें प्रधानमंत्री समेत 40 अफ्रीकी देशों के प्रमुख शामिल होंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में सोमवार को 4 दिन चलने वाले भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। पहले दिन भारत समेत 54 अफ्रीकी देशों के विदेश मंत्रालय के आला अधिकारियों ने बैठक की। इसमें भारत और अफ्रीकी देशों के बीच राजनीतिक तालमेल बढ़ाने पर बातचीत हुई। साथ ही आर्थिक सहयोग बढ़ाने में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों पर भी चर्चा हुई।
developmental partnership between India and Africa, the lines of credit, what are African needs, where we can contribute, and how the two, India and Africa, can work together in terms of improving the lives of both our peoples. So those are the two documents that are now currently being negotiated. बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर भी बातचीत हुई। पिछड़े देशों के अधिकार और विश्व व्यापार संगठन में भारत और अफ्रीकी देशों की साझा रणनीति पर भी विचार किया गया। सम्मेलन में अफ्रीकी देशों के प्रमुखों के बैठने की विशेष व्यवस्था की गई है। हमारा ये विजन है कि भारत और अफ्रीका इक्वालिटी के बेसिस पर आगे बढ़े, तो इसीलिए जितने भी हमने अरेंजमेंट्स किए हैं उसमें इंश्योर किया है कि सब समान रहें और इक्वल रहें। मंगलवार को भारत और अफ्रीका के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होगा। इसमें सम्मेलन के आखिर में होने वाले संयुक्त घोषणा पत्र को मंजूरी दी जाएगी और 29 अक्टूबर को मुख्य सम्मेलन के बाद उसे जारी किया जाएगा। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भारत पहुंची गीता की कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। गीता ने बताया है कि जनार्दन महतो उनके पिता नहीं हैं। जनार्दन महतो बिहार से हैं, जो गीता को अपनी बेटी बताते रहे हैं। 23 साल की गीता सोमवार सुबह कराची से भारत तो लौट आई, लेकिन परिवार से मिलने का उसका इंतजार लंबा हो गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के मुताबिक गीता ने जनार्दन महतो को अपना पिता मानने से इनकार कर दिया है। आज जब हमने महतो दंपति को और 3 भाई भी आए थे, उनको गीता के सामने किया, तो अभी गीता उन्हें पहचानने से इनकार कर रही है। वो कह रही है कि ये मेरे माता पिता नहीं हैं, लेकिन चूंकि डीएनए टेस्ट के लिए उनका रक्त भी जा चुका है और इसका भी जा चुका है, तो डीएनए टेस्ट का हम अभी इंतजार करेंगे। परिवार का पता लगाने के लिए गीता का डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया है। दरअसल गीता बोल और सुन नहीं सकती, ऐसे में उसके परिवार को ढूंढने में खासी दिक्कतें सामने आ रही हैं। हमको दिल में खुशी मना रहा हूँ, जो हमारा गीता बरसों से मिली है, हमारा बड़ी खुशी है कि बहुत जन्म में हलचल में बहुत है, कब मिले, कब आवे, कब माँ बेटी मिलन करे। राजनीतिक दल भी इसे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत मानते हैं। इस खुशी में नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान में भी कुछ असली बजरंगी भाईजान थे। यहाँ भाईजान नहीं, शायद एक नानी जी थी बिल्किस एदी, जो उसको 15 साल उसको देख के पाला। तो इसलिए हम वहाँ भी धन्यवाद कहना चाहिए कि अंत में इंसानियत हमारे बॉर्डर्स के बावजूद इसमें विजयित रहा। इस बीच पाकिस्तान ने भारत में बंद अपने देश के कैदियों से बेहतर बर्ताव करने की मांग की। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे 459 जो हमारे प्रिजनर्स हैं पाकिस्तान के, उनको भी इसी तरह उसी प्यार के साथ और मोहब्बत के साथ रखा जाएगा। करीब 15 साल पहले गीता लाहौर रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी रेंजर्स के जवानों को मिली थी। इसके बाद कराची के एधी फाउंडेशन ने उसे अपना लिया। कुछ महीने पहले गीता की कहानी से मिलती जुलती फिल्म बजरंगी भाईजान आई थी। इसके बाद से गीता का मामला सुर्खियों में आया था। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि तकनीक के मौजूदा दौर में मीडिया पर पाबंदी लगाना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के साथ टीवी चैनलों में एक बड़ा बदलाव आया है, जिसके चलते खबरों को सनसनी के तौर पर पेश करने का चलन भी बढ़ा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को दिल्ली में वल्लभ भाई पटेल स्मृति व्याख्यान में शिरकत की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में खबरों पर पाबंदी लगाना मुमकिन नहीं है। In today's world of technology, even impossible to implement. Many believe, and I am one of those who do believe, that the age of bans is now over. अरुण जेटली ने माना कि बदलते दौर में मीडिया खबरों को सनसनीखेज बनाकर पेश कर रहा है। ऐसे में लोगों तक अहम खबरें पहुंचाने में कठिनाई होती है। News was more sensational. News was what television cameras could capture. But a young girl returning home from Pakistan will be big news because the television captures it differently. On international relations, the speeches are something which television doesn't ordinarily like to capture. It's not a grievance, but that's a hard reality. And therefore, the definition of news itself had changed. अरुण जेटली ने जोर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने का संविधान में प्रावधान लाजमी है। 1955 से लगातार हर साल आकाशवाणी की ओर से वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में ख्यातनाम हस्तियां व्याख्यान देती हैं। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने राज्यपाल राम नाईक पर संविधान की भावना के हिसाब से काम न करने का आरोप लगाया। लखनऊ में पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने राम नाईक पर आरएसएस के झंडे की तरह काम करने का आरोप लगाया है। दरअसल समाजवादी पार्टी और राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर राम नाईक के लगातार बयानों से नाराज है। हाल के दिनों में राम नाईक कई बार कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब है। राज्यपाल राम नाईक ने कल भी उरई में आयोजित राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में कहा था कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का एक चौथा पांचवा हिस्से के बराबर है, उसमें कोई घटना घटित हो जाती है तो राज्यपाल महोदय प्रतिदिन कोई न कोई बयान देते हैं। जैसे वो राज्यपाल न होकर इस देश के गृह मंत्री हों और इस देश की कानून और व्यवस्था की समीक्षा करने वाले हों। जम्मू कश्मीर में लगातार चौथे दिन पाकिस्तान से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। सीमा पार से सोमवार को सांबा और कठुआ जिले की 30 सीमा चौकियों और गांवों को निशाना बनाया गया। मोर्टार दागे गए और भारी गोलाबारी हुई, जिसमें एक शख्स घायल हुआ। बीएसएफ के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रामगढ़, सांबा, कठुआ और हीरानगर सेक्टर में 30 सीमा चौकियों को निशाना बनाया। पिछले 4 दिनों में हुई गोलाबारी में एक शख्स की मौत हो चुकी है और 7 लोग घायल हुए हैं। उधर पाकिस्तान ने भारत पर संघर्ष विराम उल्लंघन का आरोप लगाते हुए भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया है। लोकसभा उपाध्यक्ष एम तम्बिदुरई की अगुवाई में एआईएडीएमके के 49 सांसदों की टीम आज दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिली। इन सांसदों ने केंद्र सरकार से तमिलनाडु के मछुआरों की समस्या का स्थायी समाधान निकालने की अपील की। साथ ही श्रीलंका की जेल में बंद भारतीय मछुआरों को तुरंत रिहा करने के लिए केंद्र सरकार से दखल की मांग की। इसके अलावा सांसदों ने तमिलनाडु में मछली पकड़ने की सुविधा के विस्तार के लिए 1520 करोड़ के एक विशेष पैकेज की मांग की है। इनके मुताबिक फिलहाल तमिलनाडु के 86 मछुआरे श्रीलंका की जेल में बंद हैं। विदेश मंत्री ने इस मसले पर श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के सामने मुद्दा उठाने का भरोसा दिया। அத்துமீறி அவர்களுடைய பொருட்களை எல்லாம் பறிமுதல் செய்வதும் இது போன்ற தகாத செய்திகளை செய்து கொண்டிருப்பதன் காரணமாக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மீனவ சமுதாய மக்கள் வந்து அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். இது குறித்து உடனடியாக ஒரு தீர்வு காண வேண்டும் என்று தமிழக முதல்வர் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் பாரத பிரதமர் கடிதம் எழுதியிருக்கிறார்கள். अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को कल इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार कर लिया गया। इंटरपोल के जरिए सीबीआई ने बाली पुलिस से उसे पकड़ने का अनुरोध किया था। राजन कल ही सिडनी से बाली पहुंचा था। इंडोनेशिया पुलिस सीबीआई के संपर्क में है। राजन को इसी हफ्ते भारत भेजा जा सकता है। राजन पिछले 2 दशक से पुलिस को चकमा दे रहा था। वो भारत में कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। हाल ही में इंडोनेशिया में छोटे राजन की गिरफ्तारी हुई है। मैं समझता हूं कि अब उसके बारे में पूरी तरह से आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वह आवश्यक कार्रवाई भारत सरकार करेगी। दिल्ली में योग विद्या संस्थान हर रोज लाखों लोगों को योग आसनों और ध्यान के जरिए निरोगी बनाने के गुर सिखा रहा है। शिवालय के इलाके के विजय मंडल पार्क में रविवार को शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें योग गुरु ने लोगों को आसनों और ध्यान के जरिए शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत बनने के तरीके सिखाए। साथ ही भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास के गुर सिखाए। योग विद्या संस्थान की ओर से 2004 से योग के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सामूहिक योगाभ्यास की शुरुआत भी की गई और इसी के बाद हर रोज कई लोग इससे जुड़ते चले गए। तो खबरों के इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।